everyone, this is CA पायल श्रीमाल from Panoramic Education। और कैसे हैं आप सब? आज क्यों मिले हैं भाई? हम सिर्फ एक एजेंडा है माइंड में, आपकी माइंडसेट से कुछ चीजों को हटाने के लिए। आई थिंक देयर इज दिस सब्जेक्ट जिसका हम सब ने अपने सीनियर्स से या कहीं ना कहीं मीम पेजेस पर मीम बनते हुए नाम सुना है, ऑडिट। एंड हमने मन ही मन इसको इंटरमीडिएट का विलेन ऑलरेडी बना दिया है, अभी तो जर्नी शुरू भी नहीं हुई है। सो वी आर हियर टू मेक योर स्लेट क्लीन एंड डिस्कस एंड लेट यू फील कि नो मैटर व्हाट पीपल से अबाउट दिस, आज से आपके सब्जेक्ट की स्पेलिंग हो जाएगी ऑडिट। क्योंकि जिसके नाम में ही ऑ आ जाता है वो सब्जेक्ट खराब ही कैसे हो सकता है? This is indeed a very cute subject and no matter what people tell you, आप विश्वास रखिए इस सब्जेक्ट को आपको अपना ब्रह्मास्त्र बनाना है इंटर के ऑडिट में। रीजन बीइंग बहुत ही प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है एंड यकीन मानिए ये सब्जेक्ट नहीं है, ये एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का जन्म सिद्ध अधिकार है या डिग्री सिद्ध अधिकार है। एक बार आपका एग्जाम क्लियर हो जाता है, डिग्री मिल जाती है, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हो जाती है, अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इज ओनली अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इज अवॉर्डेड दिस पोस्ट बाय द गवर्नमेंट कि आप ऑडिट कर सकते हैं। ये है क्या ऑडिट? आज जरूर डिस्कस करेंगे और इसके बारे में प्रैक्टिकली कुछ बातें करेंगे। इसका सिलेबस, वेटेज और हम इसे कैसे पढ़ने वाले हैं वो तो देखने ही वाले हैं। पर अगेन आई सेड, सबसे इंपॉर्टेंट इज योर माइंडसेट। जिस सब्जेक्ट के बारे में अब तक पढ़ना ही शुरू नहीं किया है, सिर्फ कुछ सीनियर्स से ये सुन लिया कि बहुत थियोरी है भाई साहब, सिर्फ इसीलिए उस सब्जेक्ट के बारे में कोई प्री कंसीव नोशन बना ली, तो गलत संगति में है आप, गलत सोच रहे हैं आप। मैं ऑडिट में आपकी दोस्त बनकर आपको पूरी जर्नी में बहुत इजीली गाइड करने वाली हूं कि ये ऐसी थियोरी है जिससे ज्यादा प्रैक्टिकल कुछ हो ही नहीं सकता। कदम कदम पे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से ही पिरो के ये थियोरी बनाई गई है। क्योंकि आप जब ऑडिट पढ़ लेंगे और फिर उसके बाद आप आर्टिकलशिप में जाएंगे तो उस ट्रेनिंग में आपको ये सब्जेक्ट भयंकर काम आ जाएगा। यू विल नो अ लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट्स, रीड अ लॉट ऑफ कॉन्सेप्ट्स एंड अंडरस्टैंड देम इन द प्रैक्टिकल वर्ल्ड। बट सबसे पहले ये है क्या ऑडिट? व्हाट इज दिस सब्जेक्ट? पहले ऑडिट को समझते हैं, फिर समझेंगे कि ये सब्जेक्ट क्या है, इसका वेटेज क्या है। देखिए, ऑडिट ये ब्रांड है। ऑडिटिंग इज नथिंग बट क्रिएटिंग अ ब्रांड। अभी आप कोई टी शर्ट पहनकर बैठे हो तो आप टी शर्ट के पीछे आगे एक लोगो चेक करते हैं और उस लोगो के वजह से आप उस टी शर्ट के लिए इतने सारे पैसे देने को तैयार हो जाते हैं, राम जाने मुंह मांगी कीमत आप दे आते हैं, बिकॉज देयर इज अ ट्रस्ट एसोसिएटेड विथ दैट स्मॉल टैग। अल्टीमेटली उस टैग को सबसे ज्यादा इरिटेट ही वही करता है आपको, लेकिन उसी के लिए आपने सबसे ज्यादा पैसे दिए हैं, बिकॉज भरोसा है। ऑडिटेड और अनऑडिटेड का यही फर्क है, क्योंकि ये सब्जेक्ट ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस है ही इसलिए कि जिसकी किताबें ऑडिटेड होंगी उस पर भरोसा ज्यादा होगा। ब्रांडेड, ऑडिटेड यानी ब्रांडेड। फिनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ अ कंपनी मे बी कुक्ड एंड मे बी मैनिपुलेटेड। है क्या भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट? कागज का टुकड़ा ही तो है, या फिर कंप्यूटर की एक शीट ही तो है। भाई जमीन कितनी है हमारे पास में? लिख दे 10-15 लाख। भाई हमारे पास प्लांट एंड मशीनरी कितनी है? 20-25 लाख लिख दे। किसको पता चल रहा है कौन असल में आके देख रहा है? देख रहा है ऊपर वाला, सब देख रहा है, चार्टर्ड अकाउंटेंट सब देख रहा है। क्योंकि सरकार सब जगह नहीं हो सकती, इसीलिए सरकार ने हर जगह ऑडिटर्स बनाए हैं। देखिए सिंपल सी बात है, ये लॉजिक तो हमेशा से फॉलो होते आया है। क्योंकि भगवान हर एक जगह नहीं हो सकते, इसलिए उन्होंने हर घर में मम्मियां पापा बनाए हैं। इसीलिए क्योंकि गवर्नमेंट सब जगह नहीं हो सकती, उसने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को बनाया है।
हमें जाकर के किताबों को चेक करके किताबों की क्वालिटी पे अच्छी या बुरी रिपोर्ट देनी है। यदि हमने रिपोर्टें सड़ा दी, मतलब यूजर को समझ जाना है, शेयर होल्डर को समझ जाना है इस कंपनी में झोल है। अगर हम रिपोर्ट नहीं सड़ा पाते तो भी हम एटलीस्ट रिजाइन कर लेते हैं। रिसेंट में सुर्खियों में आपने सुना रहेगा, कुछ कंपनीज के ऑडिटर जब रिजाइन कर जाते हैं तो उनपे ईडी की रेड तक पड़ती है। भाई सीधी सी बात है, कुछ तो झोल होगा ना, टैक्स में, फाइनेंस में, किसी असेट में, किसी एक्सपेंस में, ऊपर या नीचे करके दिखाया है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स चैप्टर्स के अंदर कवर होते हैं जहां पे हम इंडिपेंडेंट डिस्कशन करते हैं कि प्रैक्टिकली क्या हो रहा है दुनिया के अंदर में। तो कौन कहता है ये सब्जेक्ट थियोरी से भरा है? तुम खुद सोचो, इन किताबों के यूजर्स, मैं खुद मेरी कंपनी के अंदर में बुक्स किसी और से बनवाती हूँ तो मैं खुद यूज करूंगी ऑडिटर की रिपोर्ट को। पार्टनरशिप में पार्टनर्स यूज करेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, एम्प्लॉइज यूज करेंगे देखने के लिए कि मेरे को कितनी पगार दी है। गवर्नमेंट यूज करेगी देखने के लिए कि तुमने टैक्स बराबर कैलकुलेट किया है कि नहीं किया है। मनी लेंडर यूज करेंगे देखने के लिए कि क्या उनका इन्वेस्टमेंट आपके पास, लोन आपके पास सेफ है कि नहीं। प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स, अभी आईपीओ आ रहा है रिसेंट में, कितने सारे आईपीओ आ रहे हैं, लाइंड अप है, बैक टू बैक बैक टू बैक बैक टू बैक। तो भाई हुंडे का क्लोज हुआ, स्विगी का लाइन में है, वारी का लाइन में है। तो ये जो आईपीओ आने वाले हैं इनमें हम इन्वेस्टर्स जरूर देखते हैं कि इस कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं, पिछले 4-5 सालों में कैसा परफॉर्म किया है इसने। और ये देखने के लिए हमें तब ज्यादा भरोसा होता है जब उन फाइनेंशियल्स पर किसी ऑडिटर की साइन और सिक्के होते हैं। क्योंकि बोलने वाला तो हमेशा अपनी किताबों को अच्छा ही बताएगा ना, हमें उस पर क्यों भरोसा होगा। लेकिन हम सबको चार्टर्ड अकाउंटेंट से भरोसा होता है, इसीलिए हम लोगों की रिपोर्ट पे बहुत ज्यादा विश्वास है। क्रेडिटर्स, एनालिस्ट, शेयर होल्डर्स, ऑल ऑफ देम डिपेंड्स ऑन द रिपोर्ट्स ऑफ ऑडिटर। तो ये कैसे वर्क करता है? अगर ऑडिटेड नहीं होते हैं ना, तो मैंने आपको बताया किताबों में हाथी के दांत दिखाने के कोई और खाने के कोई और होते हैं। वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट हम एक अंपायर है। पर मैम किसे बनना चाहिए ऑडिटर? देखिए, ये एक ऐसा रहस्य है, ये एक ऐसा सस्पेंस है जो पहले से ही खोल दिया हमने। आपको पता है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ही बन पाता है। लेट अस अंडरस्टैंड। देखिए, ऐसी मैनेजमेंट होती है दुनिया के अंदर में जो कहती है ए इन्वेस्टर 25 दिन में तेरा पैसा डबल। लेकिन बेचारा इन्वेस्टर पैसे लोन करके सारे पैसे दे देता है कंपनी को। ऐसी लक्ष्मी चिटफंड जैसी कंपनियों से बचने के लिए जो इन्वेस्टर्स पूरे शहर में, पूरे देश भर में फैले हुए हैं, उनको एक ऐसे पर्सन की तलाश है जो इसका भांडा फोड़ के आपको सच में बता दे कि क्या इसने जो वादे कर रखे हैं क्या ये निभाएगा। कीते वादे ने उम्र निभाएगा ये, क्या ये कंपनी सच बोलने वाली है, आपको पता चलेगा। सो वी हैव ट्रस्ट इश्यूज, एज सिंपल एज दैट, आवर जनरेशन वाज बोर्न विद इट। कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अगर कोई कह रहा है तो हमें एक ऐसा आदमी दे दो यार जिसको लॉ, टैक्स, ऑडिट, अकाउंट, कॉस्ट, एफएम सब आता हो। क्या आप लोगों को नजर में ऐसा कोई आदमी मिल रहा है जिसको ये सब आता हो? आई थिंक है कोई, देख लेना चाहिए आपको, शायद आईने में आप खुद ही हैं वो पर्सन। तो भाई मैंने इसको चुना एज एन ऑडिटर। अब मन में सोचिए, क्या एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, एक ऑडिटर, ऐसा बंदा लक्ष्मी चिटफंड के लिए सिलेक्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो देखो, अगर हम बात की थोड़ी सी और तय तक जाएं तो हमें दिखेगा ओ भाई ये तो खुद मिला हुआ है लक्ष्मी चिटफंड में, ये तो अंदर का बंदा है। नहीं चलेगा, मिली भगत नहीं चलेगी। हमें चाहिए ऑडिट में कोई इंडिपेंडेंट बंदा। वी नीड एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर। तो भाई वी वांट समवन हु इज इंडिपेंडेंट आल्सो। मैनेजमेंट ने एफएस सच्ची बनाई है या मामू बनाया है ये बताने के लिए एक स्मार्ट पर्सन भी चाहिए, एक इंडिपेंडेंट भी पर्सन चाहिए जो आपको ओपिनियन या रिपोर्ट साइन करके देता है। कैसे करता है मैम ये? हाउ डज एन ऑडिटर नो कि किताबें सही है कि नहीं? तो सच्ची बताऊं, ये धमक पड़ता है एंटिटी के वहां, जहां भी आपकी दुकान होगी, फैक्ट्री होगी, ऑफिस होगी, बिजनेस होगा, ये वहां आ जाएगा। ये आ जाएगा और ये आने के बाद बोलेगा दया दरवाजा तोड़ो, कुछ तो गड़बड़ लग रही है मुझे किताबों में। तो ऑडिट का फ्लो क्या है? स्टेप 1, क्या गड़बड़ हो सकती है उसका अंदाजा लगाओ। अब देखो, जब जब आपको
अंदाजा लगता है कि कहीं गड़बड़ है, तो एसीपी प्रद्युमन साहब क्या करते हैं, ये भेजते हैं ना सबूत इकट्ठा करने के लिए। तो स्टेप 2 में हम सैंपल भेजते हैं, टेस्टिंग करते हैं, एविडेंस इकट्ठा करते हैं गड़बड़ ढूंढने के लिए, और फाइनली लास्ट में हम अपना नतीजा और ऑडिट रिपोर्ट सुना ही देते हैं कि किताबें सही है, गलत है, अच्छी है, गंदी है, कैसी है। सो कुल मिलाकर आपकी ऑडिट का पूरा पूरा स्टेप ऐसा ही होता है। लेकिन गलत एक्सपेक्टेशंस न बांधे बच्चों, ये कोई क्राइम सीन नहीं है, यहां कोई येलो कलर के चारों तरफ पुलिस डू नॉट एंटर ऐसा कुछ नहीं होगा, ना किसी का खून खराबा हो रहा है, ना कोई किडनैपिंग हो रही है। ये जस्ट बिकॉज मैंने शर्लॉक की फोटो डाल दी डजंट मीन कोई क्राइम थ्रिलर डॉक्यूमेंट्री ऐसा कुछ होने वाला है। करनी तो हमें वही चीजें हैं, बनना तो हमें इन्वेस्टिगेटर ही है, कोर्ट वोट भी पा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें फिनेंशियल्स चेक करने, हमारा क्राइम, हमारे सबूत, सब कुछ फिनेंशियल स्टेटमेंट्स और उन किताबों में ही है। P&L, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स टू अकाउंट्स, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड व्हाट नॉट, हमें सब देखना है कि जैसे होनी चाहिए थी किताबें वैसी बनी है कि नहीं। कितने सारे मिसकंसेप्शंस होते हैं जो बच्चों को पैदा होते हैं एक एक चैप्टर के एक एक पॉइंट के अंदर। मैं बता दूं आपको, अगर एक एक लाइन का एग्जाम्पल ना हो तो आप सब्जेक्ट का, मेरा, सबका नाम बदल सकते हैं। ये इतना प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, ये आए दिन आम आदमी का सब्जेक्ट है, ये आपके पापा के बिजनेस का सब्जेक्ट है, मेरे पापा के, मेरी मम्मी के बिजनेस का सब्जेक्ट है। दिस इज अ सब्जेक्ट दैट डील्स विद द डेली बिजनेस, डेली बुक्स ऑफ अकाउंट्स, फिनेंशियल स्टेटमेंट्स। हाउ कैन इट बी डिफिकल्ट? हाँ, कुछ चीजें आपको लगेगी इसमें मुश्किल, जैसे कि याद रखना, लेकिन उसकी बहुत ट्रिक्स होती है, टिप्स होती हैं, करने के तरीके होते हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेहनत होती है। टिप्स जितने भी है, जितने भी टिप्स हैं, जैसे भी पढ़ना है, वो सब आपको क्लास के बीच में बता दिया जाएगा। लेकिन अगर आप मेहनत करने को विलिंग नहीं है तो ये क्या कोई भी सब्जेक्ट मुश्किल है? देखिए, इस सब्जेक्ट की खास बात क्या है पता है? इट इज लाइक अ लैंग्वेज। ऑडिट में बच्चे कहते हैं मैम जो भाषा है ना वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है, हमें याद नहीं होती। दैट इज बिकॉज वी ट्राई टू मग अप द होल लाइन्स। दैट इज नेवर द केस विद दिस सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट की अपनी एक शब्द कोश है, यानी हमें बस वो शब्द इस्तेमाल करने, अगर हम उसकी जगह गलत शब्द इस्तेमाल करेंगे ना तो वो ऑडिटर वाली फील नहीं देगा। जैसे कि मैं कुछ एग्जांपल्स लेके बताती हूँ कि भाई फिनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ क्या लाइन यहां पर जाएगी। ऑडिट की शब्दकोश ऐसे हर चैप्टर में अलग अलग बनती रहती है, बट कुछ बेसिक चीजें कि भाई फिनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसा व्यू देते हैं, अगर हमें बात करनी हो इसके ऊपर, तो फिनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू देते हैं। फिनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई गई है के लिए हम ये नहीं बोल सकते फिनेंशियल स्टेटमेंट्स वर मेड। यहां पे एक सोफिस्टिकेटेड भाषा में यूज होता है, फिनेंशियल स्टेटमेंट्स वर प्रिपेयर्ड। ऑडिट, ऑडिट में किया, कैसे बोलेंगे? आई डिड ऑडिट। कैसा लगेगा ये बोलते हुए? बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। सोफिस्टिकेटेड, ऑडिट वाज कंडक्टेड, हमने ऑडिट करी है। रिश्ता वही, शब्दकोश नहीं। देयर आर वर्ड्स दैट यू नीड टू चेंज कंप्लीटली। इंडिपेंडेंस, वी वर इंडिपेंडेंट एक आप बोल सकते हो, बट इंडिपेंडेंस वाज ऑब्जर्व्ड इन आवर ऑडिट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वे हो जाता है अपने स्टेटमेंट को यूज करने का। ओपिनियन, POV, पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एन ऑडिटर। मेरा ओपिनियन मैं कैसे प्रेजेंट करती हूँ? ट्रू एंड फेयर, फॉर्म एंड एक्सप्रेस। ट्रू एंड फेयर ओपिनियन देने के लिए मैं ऐसे बोलूंगी आई फॉर्म्ड माई ओपिनियन एंड आई एक्सप्रेस्ड माई ओपिनियन, आई गेव माई ओपिनियन नहीं। और POV शॉर्ट करके 2 डॉट लगा दिए, रील थोड़ी बनानी है हमें, आंसर लिखने, दे हैव टू बी क्राफ्टेड। और क्राफ्ट करना आंसर को एक आर्ट है। आर्ट एक दिन में नहीं आता है, आर्ट आता है डेली पेनॉर्मिक के लेक्चर्स अटेंड करने से। आर्ट आता है ढंग से, जैसा मैं बोलेगी वैसा तुम करेगी तो आर्ट आ जाएगा तुमको। आर्ट इसको सीखने का आपकी रोज की 1.5 से 2 घंटे की मेहनत का है, फिर रिजल्ट की तो गारंटी होती ही है। मैं अभी जस्ट आपसे डिस्कस करूंगी कैसे। ट्रू एंड फेयर व्यू
वी गेव ट्रू एंड फेयर व्यू, गिव वर्ड यूज होता है उसके साथ, और जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग ऑडिटिंग प्रिंसिपल्स, ये सब, ये कुछ ऐसे हर चैप्टर के शब्दकोश हम देखेंगे। क्या मैम आप जैसा बोलेंगी वैसा करने से रिजल्ट आएगा? तो देखो, रिसेंट में वी कंडक्टेड एन इंटरव्यू विद अ पर्सन। कौन कहता है कि इस सब्जेक्ट में स्कोर करना मुश्किल है? मैं तो पहले से ही कह दिया था मुश्किल नहीं है। सब्जेक्ट क्या है और उसका सिलेबस क्या है, इतना क्यूट क्यों है? डे 1 पे मैं तो कहती हूँ कसम खा लो, सेट अ टारगेट। और क्या ये टारगेट अचीवेबल है? जी हाँ, जरूर। मेरी कॉन्वर्सेशन विथ प्रांजल अग्रवाल आप देखें, शी इज फ्रॉम इच्चल करंजी and she scored a whooping 96 in the subject. And once you go through the entire video, you'll realize what she did was plain and simple. She did what happened in class every day. She made sure कि वो एवरी डे का एवरी डे कवर कर ले चीजों को, लेक्चर जिस वक्त हो रहा है वो उस वक्त अटेंड कर लेती थी। और माइंडसेट, ऑब्वियसली गाइस, डे 1 है, आप जैसा डे 1 पे कोरी किताब में लिखते हैं वैसा ही आपका पूरा मूड और टेम्परामेंट सेट हो जाता है सब्जेक्ट को लेकर। तो अगर आप सच्चे दिल से कुछ मांगने की कोशिश करते हैं तो पूरी कायनात आपको उसको मिलाने की साजिश में जुट जाती है। सो आई थिंक सेटिंग अ टारगेट एंड praying, working towards it is definitely going to make it for you. Not just this subject, overall target भी। यार इसके अलावा एक सपोर्ट की बहुत जरूरत होती है। When I say audit के थ्योरी सब्जेक्ट है तो याद तो बहुत लोग वैसे भी कर लेते हैं इसको, पर जब आप इसको एक मूवी की तरह देखते हैं, पहले आप इसको समझिए। हर एक चैप्टर कुछ कहता है, हर एक एग्जाम्पल कुछ कहता है। वहां तो दिक्कत आने से रही क्योंकि आप एग्जाम्पल से चीज तो समझ ही जाएंगे। सेकेंड स्टेप दिक्कत आती है, क्या क्या याद करूं, कैसे याद करूं। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है वहां पे आपका हाथ पकड़ के आपको गाइड करना। इंटर में आने के बाद में और कुछ सब्जेक्ट्स, कुछ चैप्टर्स की अंडरस्टैंडिंग लेने के बाद में बच्चे में कहीं कहीं ये मैच्योरिटी आ जाती है, उसको पता चल जाता है कि सेल्फ स्टडी का इंपॉर्टेंस और महत्व सबसे ज्यादा है। इवन आई एक्नॉलेज दैट। लेकिन अगर कोई आपको एबीसी कैटेगराइजेशन करके दे दे, अगर कोई आपको बस बता दे कैसे क्या पढ़ना है, तो इजी हो जाता है। नहीं, गाड़ी तो खुद ही चलानी होती है, लेकिन किसी से डायरेक्शंस पूछ लिए, गूगल मैप्स ने थोड़ा गाइड कर दिया तो इजी हो जाता है ना। सो वील बिकम द गूगल मैप्स फॉर यू एंड वील बी गाइडिंग यू थ्रू व्हाट। सी यू विल बी यूजिंग सर्टेन बुक। एक ऐसी बुक होगी जिसका सपोज मैं चैप्टर 1 खोल देती हूँ कि भाई मीनिंग क्या है। तो ऑडिट एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन होता है ऑफ फिनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एन एंटिटी। रुपया की बात करेंगे हम, चाहे आप प्रॉफिट ओरिएंटेड हैं कि नहीं, चाहे आप कोई भी साइज की हो, कोई भी लीगल फॉर्म की हो। और ऑडिटर ये क्यों करता है? क्योंकि उसे चुगली करनी, ही वांट्स टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन द सेम। इस तरीके से एक पूरा चैप्टर कीवर्ड्स के साथ आप कवर करोगे, जिसमें कई कई जगह पे कुछ ट्रिक्स होंगी याद करने की, बट मोस्टली वी गो फॉर प्रैक्टिकल लर्निंग ओनली। इसके बाद अब चैप्टर तो बहुत बड़ा होता है और एग्जाम का एक दिन तो बहुत छोटा होता है। सो कमिंग बैक टू द रूट्स, आफ्टर डूइंग द चैप्टर entirely from notes, you will be doing question bank which will guide you towards your ABC categorization. तो कोई भी चैप्टर का क्वेश्चन बैंक होगा जिसकी आंसर की रिलेवेंट नहीं होती है, प्रोवाइड कर दी जाएगी, लेकिन हम इसको कनेक्ट कर लेंगे चैप्टर के साथ ही। से फॉर एग्जाम्पल की बुक है और इसके अंदर में मुझे कोई भी एक पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर में, जैसे ये वाला सेकेंड ही चैप्टर अगर मैं कहूं, तो बेनिफिट्स ऑफ प्लानिंग पूछा हुआ है, मुझे कैसे पता? मैंने यहाँ पे 2 स्टार कर लिए। नेचर ऑफ प्लानिंग पूछा रहेगा, मुझे कैसे पता? मैंने 2 स्टार कर लिए। फिर मुझे ये तीसरा आंसर याद करना है ज्यादा अच्छे से, देन मुझे ये आंसर याद करना है। तो हाउ वुड आई नो? because I'll be solving an entire compilation जिसमें RTPs, MTPs, exam question, textbook questions, textbook MCQs, everything will be compiled for you chapter wise। जिसमें कैटेगराइजेशन कैसे होगी कि पहले क्वेश्चंस कर लेने का, 70 मार्क्स का तो क्वेश्चंस ही आता है, बट केस स्टडी एमसीक्यूज, टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग, करेक्ट इनकरेक्ट, ये सारा
यानी पूरा ICAI का पिटारा. There is no other book, there is nothing that you have to follow more than the institute material. In fact, आपको ये जो बुक पेनॉर्मिक से प्रोवाइड की जाएगी, ये भी हूबहू इंस्टीट्यूट की मटेरियल को ही पहले कॉपी किया जाता है, उसमें से ही चीजों को सॉर्ट, इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को बोल्ड एंड बॉक्सिंग, दैट्स इट. इस तरीके से आपके दो मेन मटेरियल हो जाते हैं. कमिंग टू इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, वन डे एग्जाम रिविजन कैसे करने का. तो देखो, हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स आपके पास में हर चैप्टर के अवेलेबल करवाए जाएंगे. जैसे कि आपको एक चैप्टर का मैं एग्जांपल दे देती हूँ. जैसे कि ये आपका चैप्टर 3 रिस्क असेसमेंट है. नाउ दिस इज अ रियली बिग चैप्टर डिवाइडेड इनटू मल्टीपल पार्ट्स. किताब में भले ही एक साथ दे रखा हो, हमने उसको 5 पार्ट में बांट लिया है. ये उसके पार्ट 2 के शॉर्ट नोट्स हैं. तो एक पार्ट बहुत छोटा सा हो जाता है और पूरा सब्जेक्ट भी बहुत मिनिमलाइज हो जाता है. प्लस जो आपको कहती हूँ ना मैं कि कीवर्ड्स याद करने हैं, तो याद करने में बहुत आसानी हो जाती है. दिस यू विल बी मेकिंग विथ मी आफ्टर एवरी चैप्टर. हर चैप्टर को समरी में रिवाइज करना है तो कैसे, आफ्टर एवरी चैप्टर इन योर बुक देयर विल बी अ QR कोड, जहां पर आपके YouTube रिवीजन सीरीज की लिंक होगी. यानी हर चैप्टर का 25-40 मिनट्स का एक मिनी रिवीजन, जिसके साथ आप सिर्फ एग्जाम के टाइम पे रिवीजन करेंगे तो आपका काम हो जाता है. तो क्या होता है ना कि जब साथ में पढ़ा था तब तो बहुत अच्छे से याद था, बाद में अगर भूलते गए तो क्या करने का, हर थोड़े टाइम के बाद जो बहुत पुराना चैप्टर था उसका रिवीजन वीडियो देख लिया, एग्जाम्पल्स, टॉपिक्स सब कुछ ताजा हो गए, और फिर उसको शॉर्ट नोट से पढ़ लिया. इसमें आंसर राइटिंग का कोई अलग पैटर्न नहीं होता, डायरेक्ट क्वेश्चन बैंक, डायरेक्ट आंसर्स, तो वो टेंशन ही नहीं है. इसको कंप्लीट कर डाला तो ऑडिट का एग्जाम झिंगा लाला, दैट वी कैन गारंटी. आपके सामने तो सबूत है ना बेटा. वी मस्ट ऑलवेज लीड बाय एग्जाम्पल. 96 इज नो लॉन्गर अ गोल, इट इज नाउ बिकम अचीवेबल टारगेट. तो भाई वेट किस चीज का है, इसको भी तोड़ना है, इस रिकॉर्ड को भी तोड़ना है, आगे बढ़ना है, इंडिया IAS 96 से भी ऊपर जाना है. नाउ उम्मीद क्या रहती है एक बच्चे से जब वो ऑडिट पढ़ रहा होता है, नींद बहुत जरूरी है. 7 to 8 आवर्स ऑफ स्लीप अगर आप एक दिन पहले नहीं लेते तो आप बैच के बीच में झपकियां मारेंगे, विच इज वेरी नेचुरल, क्योंकि आप एक थियोरी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं. प्रैक्टिकल में आप कुछ ना कुछ सम सॉल्व कर रहे होते हैं, योर ब्रेन इज वर्किंग. थ्योरी में आप ज्यादा सुन रहे होते हैं. तो अगर आप अटेंटिव नहीं है, आपकी नींद पूरी नहीं है, तो नो मैटर हाउ how many examples we give or how interactive the class has become, you will still sleep because your body needs rest. Rested रहना है, religiously सारे instructions follow करने हैं. एंड मैंने लेक्चर के शुरुआत में कहा था, ये सब्जेक्ट को विलन नहीं बनाना है, इससे दोस्ती करनी. आपका एक 360 डिग्री पर्सपेक्टिव चेंज होना चाहिए कि ऑडिट फन है. सी, आप इसको फन मानो कि बोरिंग मानो, आप इसको थ्योरी मानो कि प्रैक्टिकल मानो, करना आपको है. 100 नंबर का सब्जेक्ट है, तो क्यों ना खुश रह के करें. क्यों ना कहे आज मंगलवार है, ऑडिट मजेदार है, आज शनिवार है, ऑडिट मजेदार है, आज कोई भी वार है, ऑडिट मजेदार है, आज रविवार है, ऑडिट अभी भी मजेदार है. यू नीड टू हैव रिविजन्स एवरी डे, यू नीड टू राइट टेस्ट्स. आपके 4 पार्ट में, 4 अलग सेगमेंट में टेस्ट को डिवाइड करके विल बी कंडक्टिंग मिनिमम 4 टेस्ट्स, जहां पे क्लब ऑफ चैप्टर्स में कर दूंगी आपको. वी डू नॉट गो इन द सीक्वेंस इन विच योर सब्जेक्ट इज क्यूरेटेड, because this is a practical subject. I take you on this journey in the way I feel like is most easy for you. वो डेस्टिनेशंस हम पहले जाएंगे जो आपको आसान लगेगी एक्सप्लोर करने में. एक ब्यूटीफुल नोटबुक बनानी है, क्योंकि देखो सिंपल फंडा है, लर्निंग हैप्पी के साथ एस्थेटिक होनी चाहिए. सुंदर सुंदर लर्निंग करोगे, मस्त मस्त नोटबुक बनाओगे, बढ़िया से रिवीजन करोगे, कुछ मुश्किल लग ही नहीं सकता. ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड, मोटिवेटेड, कंसिस्टेंट, ब्यूटिफुल नोटबुक विद चार्ट्स, क्वेश्चन बैंक, एवरीथिंग. वी आर सॉर्टेड विद द सब्जेक्ट. सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन की बारी आ गई है भाई, क्योंकि मैं इतनी देर से इंस्टीट्यूट के एग्जाम की तो कुछ बताई ही नहीं आपको.
हम तो यही बात कर रहे थे कि प्रैक्टिकल लर्निंग एंड ऑल दैट. सी, इवन इफ आई टेल यू ऑल दिस चैप्टर, ये 1 से 11 तक कोई फायदा नहीं होने वाला. क्योंकि ऑनेस्टली बताऊं ऑडिट क्या है, जो प्रोसेस मैंने आपको सिखा दिया वही ऑडिट है. लेकिन कितने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं ना इंडिया में, और इनको इंस्ट्रक्शन देने वाली एक सरकार, तो सब नहीं अलग अलग तरीके से कर लेंगे. जैसे आप लोग अकाउंट्स में सब लोग अगर अकाउंट्स अलग अलग तरीके से बना लेंगे तो प्रॉब्लम होगी. दैट इज वाई हमने कंपनीज एक्ट में शेड्यूल 3 देखा है, सबको एक फॉर्मेट दे दिया कि भाई तुम ऐसे ही बनाओ किताबें. हमें वैसा ही कुछ ऑडिटर्स के लिए करना था. सो वी केम अप विथ सर्टेन रूल्स, बट नॉट फॉर द कंपनीज, दिस टाइम फॉर द ऑडिटर्स. इन रूल्स को कहते हैं स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग. तो बिफोर आई टेल यू दीज चैप्टर्स और मे बी इनका क्या वेटेज है, आई थिंक ये बहुत कम रेलेवेंस होल्ड करता है. क्योंकि इवन इफ मैं चैप्टर का नाम बता दूंगी, नेचर, स्कोप, ऑब्जेक्टिव, तुझे अभी क्या समझ आने वाला है. इवन इफ आई टेल यू एथिक्स एंड टर्म्स, तुझे कुछ नहीं समझ आने वाला है. एंड ऑनेस्टली देयर इज लिटिल लॉजिक इन विच वे द चैप्टर इज डिवाइडेड. ठीक है, कुछ क्लब कर दिए हैं स्टैंडर्ड्स को और उनको अलग अलग चैप्टर्स में डाल दिया है. सो लिटरली इनके ऊपर अब भी डिस्कशन करने का तो कोई फायदा नहीं है. वंस यू आर डन विद द सब्जेक्ट, तब कौन सा कितने वेटेज का है, कितने मार्क्स का है, कौन सा चैप्टर ज्यादा कम कैसे करना चाहिए, ये सब को आप तभी भी ध्यान में रख सकते हो. क्योंकि पढ़ाते वक्त तो मैं भेदभाव नहीं करने वाली हूँ, लेकिन जरूरी है थोड़ा इस टॉपिक पे, इस विषय पे बात करने का. हमारी इंस्टीट्यूट ने हमारे लिए कुछ स्टैंडर्ड्स निकाले हैं. अब एज अ मिनी वर्जन ऑफ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंटर वर्जन ऑफ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट राइट नाउ, आपको सारे स्टैंडर्ड्स वो नहीं सिखा देंगे. स्टैंडर्ड्स क्या है? स्टैंडर्ड्स आर रूल्स फॉर ऑडिटर्स, ताकि वो यूनिफॉर्म ऑडिट कर सके. गाइस, आपके सामने बहुत सारे अलग अलग स्टैंडर्ड सीरीज दे रखी है. QC1 स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी कंट्रोल. आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो तो अगर वहां पे आपको खाना ढंग का नहीं मिला या सर्विस ढंग की नहीं मिली और नोबडी ग्रीटेड यू प्रॉपर्ली, यू आर नेवर गोइंग देयर अगेन, राइट? सर्विस इंडस्ट्री की यही खास बात होती है. एक अच्छा एक्सपीरियंस और पूरा ग्रुप पहुंच जाएगा, एक खराब एक्सपीरियंस और वो इतने गंदे रिव्यूज डालेगा कि कोई नहीं आने वाला. हम लोग एज अ सीए भी सर्विस इंडस्ट्री ही है, तो हमारी सर्विस भी टॉप नॉच क्वालिटी की होनी चाहिए. इसके लिए स्टैंडर्ड्स बनाए हैं. 200 की सीरीज आपका बेस सेट करती है, वो बताती है क्या जनरल प्रिंसिपल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑडिटर की है. 200, 210, 220, 230 ये सब स्टैंडर्ड्स हैं. आपको इसमें से कौन से हैं और कौन से चैप्टर में है, इसका एक छोटा सा चार्ट मैंने यहाँ पे बना दिया है. 800 सीरीज और फ्यूचरिस्टिक स्टैंडर्ड्स, ये सब आप सीए फाइनल में पढ़ोगे. आपको अभी पहले यहीं तक फोकस करना है. गाइस, मैंने आपको नहीं प्रोसेस बताया था, पहले ऑडिटर जानता है कहाँ गड़बड़ हो सकती है किताबों में, क्या सैलरी गड़बड़ लिख रखी है, या लैंड एंड बिल्डिंग फेक दिखा रखा है, या इन्वेंट्री की अमाउंट गड़बड़ दिखा रखी है. वो शक करता है वो 300 की सीरीज में रिस्क असेसमेंट. फिर जब शक होता है तो वो सबूत ढूंढने निकलता है. क्रेडिटर को फोन करके पूछेगा बैलेंस कितना है, डेटर को फोन करके पूछेगा बैलेंस कितना है, इन्वेंट्री काउंटिंग पे तो खुद पहुंच जाएगा. ये सब करता है वो 500 की सीरीज में सबूत इकट्ठा करने के लिए. 500, 501, 505, 510, 520, 530, ये सब सबूत इकट्ठा करने की सीरीज है. अब देखो, उसको सबूत मिल गया, या तो किताबें अच्छी है या तो सड़ी हुई है. तो जब वो उसको अपनी बात बतानी है, उसको अपना ओपिनियन देना है, तो वो कैसे देता है? वो बेटा 700 सीरीज में अपना ओपिनियन देता है, एक रिपोर्ट बनाकर. चीख चीख के दुनिया से कहो कॉपी दैट, एक रिपोर्ट बना देगा वो, उसके अंदर सब कुछ डाल देगा. जैसे कि मैं आपको प्रैक्टिकली वो रिपोर्ट बनाना सिखाऊंगी. इट्स नॉट अबाउट थियोरी, ये तो कुछ नहीं है, ये तो रट के पास हो जाओगे आप. लेकिन कब कौन सा ओपिनियन देना चाहिए, इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन बैंक अभी उसी डायरेक्शन में जा रहा है. रट रट के जो डब्बा गुल वाली सिचुएशन है ना, अब वो नहीं वर्क करने वाली आने वाले टाइम्स में. इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन बैंक प्रोग्रेसिवली इज गोइंग इन अ डायरेक्शन वेयर बाय यू आर आस्क्ड टू ड्राफ्ट अ रिपोर्ट. तो भाई कोई प्रैक्टिकल केस स्टडी की रिपोर्ट उठा ली, कोई बैंक ऑडिट की रिपोर्ट उठा ली, एंड वो रिपोर्ट की स्टडी नहीं करी, तब तक बच्चा सीखा क्या? इतनी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, यूज करने वाला होना चाहिए, समझने वाला होना चाहिए. अप्रोच ही बदल दो पढ़ाई की. रट के थियोरी, और अगर उसको कनेक्ट नहीं करना आया आपको प्रैक्टिकल से, तो आपका पढ़ना वैसे आगे जाके आपको कोई काम नहीं आने वाला है प्रैक्टिकल दुनिया में. रिपोर्ट रीडिंग तो सीखोगे. तो दिस इज एन एंटायर एनुअल रिपोर्ट.
हिसाब से तो देखा जाए तो आप अभी जिस पोजीशन पे हो, आपको धीरे धीरे ये सारी पढ़नी चाहिए, क्योंकि लॉ में हम इसमें से बोर्ड रिपोर्ट पढ़ना सीख लेते हैं, ऑडिट में हम इसमें से ऑडिट रिपोर्ट पढ़ना सीख लेते हैं, अकाउंट्स में हम इसके फाइनेंशियल्स सीख लेते हैं, हिसाब से हमें ये पूरी आनी चाहिए। एसएम सब्जेक्ट करोगे तो इसके अंदर में जो फ्रॉम द डायरेक्टर्स डेस्क है, स्ट्रैटेजी है, विजन है, मिशन है, सब आता है भाई इसके अंदर में। क्या नहीं आता है, आप पूरी डिटेल पढ़ोगे इसके, आपको ढंग से सारी की सारी समझ आएगी भाई क्या एक्विजिशन किया है, क्यों किया है, और इसकी सब्सिडियरीज कौन है, इस साल का प्रॉफिट कितना कमाया है, विजन मिशन सब कुछ। बट फिलहाल अगर मैं ऑडिट सब्जेक्ट की बात करूं तो मुझे पढ़नी है इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स, इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। ये है भाई इंडिपेंडेंट ऑडिटर की रिपोर्ट। यस, तो आपका एक पूरा चैप्टर आता है 700 सीरीज का। अगर मैं बताना चाहूं तो करेंटली इट इज योर चैप्टर नंबर 8 ऑडिट रिपोर्ट। वहां पर आप एक इस प्रैक्टिकल रिपोर्ट से सीखेंगे इस पूरे को ड्राफ्ट कैसे करना है। तो से फॉर एग्जांपल कल को आप जाके ऑडिटर बनते हैं और आपको स्क्रैच से बोल दिया है रिपोर्ट ड्राफ्ट करो, जैसे कि फाइनल लेवल पे इंस्टीट्यूट ओपिनियन और बेसिस ऑफ ओपिनियन पैरा ऑलरेडी ड्राफ्ट करना पूछना शुरू कर चुकी है। पूरी 700 सीरीज का कॉन्सेप्ट फुल्ली प्रैक्टिकल है, उसी में आप सीख जाओगे कि रिपोर्ट कैसे बनानी होती है। ओपिनियन पैरा में ही दे रखा है कि देखिए भाई हमने तो जोमेटो लिमिटेड की किताबें चेक करी, सब चेक किया, और हमारे ओपिनियन में इन आवर ओपिनियन एंड टू द बेस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन टू अस, हमारी जो किताबें हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव द इंफॉर्मेशन जो कंपनीज एक्ट मांग रहा है, ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है, जैसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बननी चाहिए थी वैसी बनी है। ले भैया इसको तो 5 स्टार मिल गया, गुड गुड बोल दिया इसको तो ऑडिटर ने, मिल गया भरोसा शेयर होल्डर्स को। इस तरीके से ये पूरी रिपोर्ट कैसे बनती है, लास्ट में जाके इस रिपोर्ट के एंड में जो इसके पर्टिकुलर ऑडिटर्स होते हैं वो अपना नाम, पार्टनर का नाम, साइन, प्लेस, डेट, यूडीआईएन नंबर जो जरूरी होता है, ये सब अटैच करते हैं। कैसे रिपोर्ट को पढ़ना होता है, क्या ये स्टैंडर्ड्स होते हैं और कौन सा किस में कवर होता है, ये सब हमारी बैक टू बैक अलग अलग क्लास का पार्ट बनता है। दिस वॉज एन इंट्रोडक्शन ऑफ द सब्जेक्ट, एंड यहाँ पर हमने देखा कि भाई ये सब्जेक्ट क्या चीजें ऑफर करता है, हाउ टू रेफर ऑन इट। जस्ट टू समराइज इट, आप इसमें एक ऐसे ऑडिटर बनोगे जिसको समझ आएगा कि उसकी सर्विस की क्वालिटी कैसी होती है। दूसरा, स्टार्टिंग में मैं ये क्लाइंट एक्सेप्ट करूं कि नहीं करूं, मैं इसके ऑडिट करूं कि नहीं करूं, मैं अपनी शर्तें इसके सामने लगाऊं कि नहीं लगाऊं, ये सारी चीजें आप यहाँ पे सीखते हो। रिस्क असेस करना कि किधर गड़बड़ हो सकती है और उधर फोकस करने के लिए वहां सबूत इकट्ठा करना, जरूरत पड़ने पर किसी किसी का होमवर्क कॉपी कर लेना, किसी किसी की मदद मांग लेना, और फाइनली एक ढंग की रिपोर्ट बनानी सीखना। शुरुआत से एंड तक ये पूरी प्रोसेस होती है। वी टेक इट अ लिटिल डिफरेंटली क्योंकि हम शायद उल्टे से सीधा जाते हैं, बट दैट यू विल फाइंड आउट इन द क्लासेस टू कम। ऑल द बेस्ट। नाउ अगेन, never let someone tell you that this subject is not a cute subject, and see you in the next class. Bye bye, take care, all the best.